नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे द्वारा आज इस वीडियो में विसर्ग संधि के नियमों को प्रस्तुत किया जाएगा। विसर्ग संधि का एक नियम जो घोष वर्णों के आधार पर बनाया गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था विसर्ग का ओ स्वर में परिवर्तन होना। आपको याद हो तो मनोज, सरोज, तपोभूमि, यशोदा, ये सारे सब हमने कल किए थे। ठीक है, हमने कल वाले वीडियो में विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि में बनने वाले परिणाम और उन सब की चर्चा की। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि में जो हमारे घोष वर्णों में जो उपनियम थे, कितने थे? 5। उन 5 उपनियमों में एक की चर्चा हम कर चुके हैं, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 की चर्चा आज हम हमारे इस वीडियो में करेंगे। तो हम पहले नियम का नाम लिखते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नियम चल रहा है ये किस रूप में है। तो विसर्ग के बाद क्या आने चाहिए? घोष वर्ण आने चाहिए। ये वही नियम चल रहे हैं सारे, ठीक है ना। कल एक नियम हो चुका था, आज इसी का दूसरा नियम है विसर्ग का र व्यंजन बनना। विसर्ग का र व्यंजन बनना, यानी जैसे हमने पिछले वाले नियम में विसर्ग को ओ स्वर बनाया था, उसी रूप में अब की बार इस नियम में हम विसर्ग को आधा र बनाएंगे। ठीक है ना। पहले प्रारूप बनाते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और अंत में रूप बन जाएगा परिणाम। क्या हो गया? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और लास्ट में क्या हो जाएगा? परिणाम। देखो, हमने जो हमारा पहला नियम था कि ओ में बदलेंगे, तो हमने कहा था कि यहां पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग से पहले ए स्वर आना चाहिए, यही कहा था। अब की बार मैं कह रहा हूं कि यहां विसर्ग से पहले या तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक आना चाहिए। अब की बार यहां ए नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना ये ना। अब की बार क्या आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओके, हमने कहा था कि हमारे पास विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए? घोष वर्ण। पिछले नियम में भी सेम था। तो अब की बार भी यहां पर दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में समस्त घोष वर्णों से कोई एक वर्ण। ध्यान रखना, हमारे पास घोष वर्णों की संख्या होती है 31। सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन यह और ऊष्म का है, ये हमारे घोष होते हैं। हमने यहां कहा है कि समस्त घोष वर्णों से कोई एक, यानी 31 घोष वर्णों में से कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन यहां आ सकता है जो कि घोष है। ठीक है ना। अब परिणाम में क्या होगा? तो जो ऊपर लिखा है ये हमारा परिणाम बन जाएगा। तो परिणाम क्या बनेगा? विसर्ग र व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग र व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखो।
जैसे नी है प्लस जन, निराशा, नी है प्लस अक्षर, निरूपाय, दूराचार, निरीक्षण, दू है प्लस जन, एक और लिखता हूं आशी प्लस वाद। चलो देखते हैं। कुछ शब्द लिखे मैंने यहां पर, ये संधि रूप में है, ये परिणाम रूप में है। देखो विसर्ग से पहले यहां क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है। विसर्ग से पहले यहां क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है। अब दूसरे का प्रारंभ किससे हो रहा है, जय से, तो च छ जय तीसरा वर्ण है, तो ये किस में आएगा, घोष वर्ण में, यानी हमारा दोनों नियम मैच कर गया। तो अब हमें क्या करना है, जो विसर्ग लगा हुआ है इसको क्या बनाना है, रै बनाना है। और रै भी कौन सा वाला है, आधा वाला है। और एक चीज याद रखना कि आधा रै जो है वो हमेशा ऊपर लगता है। जैसे निर्माण लिखते हैं, निर्माण, तो वहां पर जाकर देखते हैं तो हम वहां क्या करते हैं, रै को ऐसे ऊपर लगाते हैं ना, तो ऐसे रै ऊपर लगेगा। लेकिन किसी जगह अगर यहां स्वर आ गया तो जो ये आधा रै बनेगा उसके साथ स्वर मिल जाएगा, और स्वर मिलकर के वो दोनों पूरा हो जाएंगे। जैसे कि यहां निराशा में रा हुआ है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यहां पर नी में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा रै बनेगा। आधा रै अगले वाले वर्ण यानी जय के ऊपर जाकर लग जाएगा इस रूप में, और बचा हुआ न यहां आ जाएगा। क्या बनाइए, निर्जन। नेक्स्ट निराशा की बात करें तो निराशा में हमें सबसे पहले परिणाम में क्या ढूंढना है, रै ढूंढना है। तो कहां लगा हुआ रै, ये लगा हुआ, ठीक है। अब इतना याद रखना, ये रा है और हमें क्या देखना है, आधा रै देखना है। तो आप एक काम करो, इसमें से आधे रै को तो बना दो विसर्ग। तो जैसे हम आधे रै को विसर्ग बनाएंगे तो ये क्या बन गया, नी है, ठीक है। अब जो ये रा है, इस रा में स्वर कौन सा है, आ, तो यहां से आ निकला तो आ यहां आ जाएगा, और बचा हुआ शा इसके पास हो जाएगा। क्या हो गया, नीहा प्लस आशा। ये क्या लिखा हुआ है, नीहा प्लस अक्षर। जैसे ये नीहा प्लस आशा मिलकर निराशा बना है, उसी रूप में ये नीहा प्लस अक्षर मिलकर क्या बनेगा, बताओ। सुनो, यहां से नी में कोई चेंज नहीं हुआ, विसर्ग आधा रै बनेगा, उस आधे रै में ए मिल जाएगा तो रै पूरा हो जाएगा। तो यहां पर ये रै पूरा आ गया। अब बचा हुआ अक्षर, वो अक्षर यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निरक्षर, ठीक है ना। यहां देखो, ये लिखा हुआ है आशी है और ये लिखा हुआ है वाद। यहां पर भी देखो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, दिख रहा है ना। और यहां वह आ रहा है, यह रहा है, अंतस्थ होता है, और अंतस्थ किस में आते हैं, घोष में आते हैं। तो यहां पर हम जब परिणाम बनाएंगे तो इस आशी में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये तो इसी रूप में रहेगा। अब जो विसर्ग है वो आधा रै बनेगा, और आधा रै कहां जाएगा, देखो ये कई बार एग्जाम में आता है कि आशीर्वाद शुद्ध शब्द छाटिए ना, और वहां आशीर्वाद लिखा हुआ आता है। कई बार आशीर्वाद छोटी मात्रा में लिखा आता है, कई बार आशीर्वाद बड़ी मात्रा में आता है, कई बार रै को कहीं और लगा देते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए आशीर्वाद लिखते कैसे हैं। तो ये विसर्ग क्या बनेगा, आधा रै, और आधा रै जाएगा वह के ऊपर, तो यहां पर ये वा के ऊपर रै लगेगा और द यहां आ जाएगा। क्या बन गया, ये आशीर्वाद, ठीक है ना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, निरूपाय। निरूपाय में भी ये जो रू है, हमें इसमें से आधे रै को क्या करना है, विसर्ग करना है।
तो हमने जैसे ही आधे रह को यहां से हटाया तो ये हो गया नी है। अब आधा रह निकलते ही ऊ बाहर आएगा, और ये देखो इसमें अगर गांठ लगी हुई होती रू में तब तो ये बड़ा ऊ होता, यहां गांठ लगी हुई नहीं है इसलिए छोटा ऊ है, तो यहां से ऊ निकलेगा छोटा और पाई यहां आ जाएगा। क्या बन गया ये नी है प्लस उपाय। दूराचार की बात कहें तो जैसे निरूपाय किया था वैसे दूराचार करेंगे, यहां भी आधे रह को हम क्या करेंगे विसर्ग बनाएंगे, तो ये बन जाएगा दू है। अब रा में स्वर कौन सा है, रा में स्वर है आ, क्या है आ, तो यहां से बन जाएगा आचार। अब है निरीक्षण और दूहा प्लस जन। निरीक्षण जैसे दुराचार किया था वैसे ही होगा, यहां भी देखो ये री दिख रहा है ना, इस री में आधे रह को विसर्ग बनाएंगे, तो जैसे ही आधे रह को विसर्ग बनाया तो क्या बन गया ये नी है प्लस। अब यहां री, री में स्वर कौन सा है, बड़ी ई दिख रहा है, तो बड़ी ई बाहर निकल जाएगी और क्षण इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन गया ये नी है प्लस ई क्षण। और लास्ट शब्द हमारा है ये है दूहा प्लस जन। दूहा प्लस जन में ये विसर्ग रह बनेगा तो वो अगले वाले वर्ण जय के ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा दूर्जन। ठीक है ना, एक बार स्क्रीन शॉट लो उसका। चलो यहां अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, मैं 2-3 शब्द आपको लिखा रहा हूं और इनके बारे में मैं चर्चा नेक्स्ट वाले वीडियो में करूंगा। आप मुझे इनके टुकड़े बताओगे, इनके टुकड़े क्या होंगे। एक तो आप ये लोग लिख लो, ये दूहा प्लस अवस्था, और एक और लिख लो आप आयुर्वेद। दूहा प्लस अवस्था, आयुर्वेद, और एक और लिख लो निरपराध। इन 3 शब्दों को आप लोग लिख लो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें इसका परिणाम क्या बनेगा और इन दोनों की संधि क्या होगी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में, दूहा प्लस अवस्था, एक आयुर्वेद और एक निरपराध, इनकी चर्चा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में करूंगा। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट है नियम नंबर 3, विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। देखो अभी तक हमारा घोष ही चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें नियम नंबर 3 जो है वो हमारा है अपवाद। क्या है, अपवाद है। आप लोगों को याद हो तो मैंने अपवाद में आप लोगों को 2 शब्द बताए थे। एक शब्द था अंतः और एक शब्द था पुनः, याद है। और मैंने ये भी कहा था कि घोष का नियम हो चाहे अघोष का नियम हो, दोनों में ही आप लोगों को अपवाद वाले नियम में अंतः और पुनः को देखना है, ये भी कहा था, है ना। तो अपवाद वाले नियम में हमारे यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो या तो अंतः होगा या पुनः होगा। अब इसमें हम अंतिम वर्ण नहीं देखेंगे, ये शब्द देखेंगे पूरा। यानी पहला शब्द क्या होना चाहिए, या तो अंतः होना चाहिए या पुनः होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास जो नियम है ये किसका है, घोष का है। तो यहां पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण
समस्त घोष वर्णों में से कोई एक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था घोष वर्ण कितने होते हैं? 31। कौन कौन से? सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, यह, लव और उष्म का है, ये हमारे यहां पर होते हैं और इनमें से कोई एक वर्ण यहां पर आएगा। अब परिणाम क्या बनेगा? तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि नियम नंबर 2 का परिणाम क्या था? अभी हमने इससे पहले नियम पढ़ा था ना, उसका परिणाम क्या था? विसर्ग का र व्यंजन बनना, यही था। ये क्या करेगा? अपवाद है, इसने अंतर पुनः को ले लिया, बाकी समस्त घोष को ले लिया, लेकिन जब परिणाम की बात आई तो इसने परिणाम वही ग्रहण किया जो नियम नंबर 2 का था। यानी यहां परिणाम में विसर्ग र व्यंजन में परिवर्तित, विसर्ग र व्यंजन में परिवर्तित। नियम 2 नियम 3 में परिणाम सेम है, लेकिन अपवाद होने का कारण केवल इतना है कि यहां पर जो पहला शब्द है वो या तो अंतः होना चाहिए या पुनः होना चाहिए। ठीक है ना? कुछ शब्द लिखते हैं। अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतर जगत, अंतः प्लस दृष्टि, पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस विवाह, अंतः प्लस आत्मा, पुनर्बलन, एक और है पुनरीक्षण। ये कुछ शब्द लिखे हुए, ध्यान से देखना इनमें। इनके अंदर जो हमारा हम संधि करेंगे तो संधि करते समय जो पहला शब्द है वो पहला शब्द या तो अंतः आना चाहिए या पुनः आना चाहिए। अब देखो यहां पर जो पहला शब्द है अंतः प्लस राष्ट्रीय, इसमें देखो पहला शब्द क्या दिख रहा है? अंतः दिख रहा है। दूसरे शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? र से हो रहा है। तो र कहां आता है? य, न, ल, व अंतस्थ में आता है। अंतस्थ किस में आते हैं? घोष में आते हैं। तो हमें इस विसर्ग को क्या बनाना है? र व्यंजन बनाना है, यानी आधा र बनाना है। तो ये विसर्ग जब र बनेगा तो ये अगले वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। ठीक है ना? लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि अगर यहां कोई स्वर होता, जैसे कि यहां दिख रहा है ना, कोई स्वर होता तो जो आधा र है, क्योंकि विसर्ग को आधा र बनाएंगे, तो जो आधा र है उसमें अ स्वर मिलकर के र पूरा हो जाएगा। अगर आ होगा तो रा बन जाएगा, ई होगा तो री बन जाएगा। जैसे हमने नियम 2 में किया था ना, जो स्वर दिखा उसका रूप को हमने र में जोड़ दिया, सेम कंडीशन यहां होगी। लेकिन यहां पहला शब्द जो है वो अंतः और पुनः में से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहां देखते हैं, यहां पर अंतः प्लस राष्ट्रीय में अंत में तो कोई चेंज नहीं होगा, विसर्ग आधा र बनेगा, आधा र रा के ऊपर जाएगा इस रूप में। ठीक है? बचा हुआ शब्द जो है आधा श, ट्री और ये क्या बन गया? ये अंतरराष्ट्रीय। ठीक है? वापस टुकड़े करेंगे तो जो आधा र है वो वापस विसर्ग बन जाएगा, बचा राष्ट्रीय शब्द यहां आ जाएगा। ठीक है? राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है ये भी बात आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना? चलो, अंतर जगत में यहां देखो र लगा हुआ है,
इस रह को मैं हटाता हूं तो ये विसर्ग बनेगा और पहला शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अंतः। अब रह हट चुका है, विसर्ग बन चुका है, तो क्या बचा, जगत, वो जगत यहां है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतः प्लस दृष्टि, यहां भी विसर्ग के बाद द आ रहा है ना, और पहला शब्द अंतः दिख रहा है, तो द, तय, थ, द तीसरा वर्ण होता है, घोष में होता है, तो हमें यहां पर इस अंतः में कोई चेंज नहीं करना है, अंत तो अंत रूप में ही रहेगा, विसर्ग रह बनेगा और वो द के ऊपर जाएगा इस रूप में, और री नीचे लगा हुआ ये बनेगा अंतर्दृष्टि। यहां देखो पुनः प्लस अवलोकन में, यहां से पुनः में देखो पहला सब पुनः आ गया, ये दिख रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, ए भी कोश में आता है, तो इस विसर्ग को र बनाएंगे उस आधे र, जैसे यानी ये र बन गया आधा, तो इसमें ए स्वर मिल जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा, है ना, उस रूप में यहां पर। तो ये तो ये हो गया। अब दोनों मिलकर र बना, तो ये र यहां आ जाएगा, और बचा हुआ व, लो, क, न वो यहां आ जाएगा। पुनरावलोकन। ठीक है। नेक्स्ट, पुनः प्लस विवाह है, इसमें सेम जैसे हमने यहां किया था अंतर्दृष्टि में। अब देखो यहां पर कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो पुनः जो है वो जब र का निर्माण होगा तो वो वी के ऊपर जाएगा इस रूप में, और ये बन जाएगा पुनर्विवाह। क्या बन जाएगा, पुनर्विवाह। ठीक है। नेक्स्ट, अंतः प्लस आत्मा, ध्यान सुना, इस शब्द को अधिकांश लोग गलत करते हैं। वो कहीं तो अंतरात्मा लिखेंगे तो वो र को ऊपर लगा देंगे, है ना, कहीं कुछ शब्द चेंज कर देंगे, लेकिन याद रखना यहां विसर्ग को हमें क्या बनाना है, आधा र बनाना है। ठीक है। उस आधे र में क्या मिलाना है, आ मिलाना है, तो जैसे ही मैं आधे र में आ मिलाऊंगा तो आधे र में आ मिलते ही वो क्या बन गया, रा बन गया, और आधा तय और मां इसके पास आ जाएगा, क्या बन गया, ये अंतरात्मा। नेक्स्ट, पुनर्फलन और पुनरीक्षण, एक बार आप लोग करो, देखें क्या होगा इसका। खुद की प्रैक्टिस होना है वो जरूरी है, जब तक हम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चलो वे देखते हैं। पुनर्फलन में भी जैसे आप लोगों ने पुनर्विवाह किया था, पुनर्विवाह में संधि हुई थी, उसी रूप में पुनर्फलन में होगी। यहां पर भी पहला शब्द क्या बन जाएगा, पुनः, दूसरा क्या बन जाएगा, बलन। क्या बनाइए, पुनः प्लस बलन। नेक्स्ट क्या आ रहा है, पुनरीक्षण। अब पुनरीक्षण में देखो यहां क्या आ रहा है, री आ रहा है, री क्या आ रहा है, री। तो यहां पर री में जब हम आधे रह को बाहर निकालेंगे तो स्वर भी बाहर आएगा। स्वर कौन सा निकलेगा, यहां से बड़ी ई बाहर निकलेगा, तो यहां पुनः हो जाएगा, पहला शब्द क्या हो गया, पुनः हो जाएगा, और दूसरा बड़ी ई के साथ मिलकर के ये ईक्षण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईक्षण। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। बस आप लोग निरंतर स्टडी करते रहें। मेरा मानना तो यह है कि अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी, सफलता आपके हाथ में होगी। निरंतर स्टडी नहीं करोगे तो केवल दिखावे के लिए स्टडी कर रहे हो, तो मानकर चलना भैया कि हम लोग नजदीक भी हैं स्टडी के और नहीं भी हैं। एक दो शब्द बता रहा हूं। एक है पुनः प्लस मूल्यांकन। अब मुझे बताओ कि पुनः प्लस मूल्यांकन में
मूल्यांकन की संधि क्या होती है? अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि मूल्यांकन शब्द की संधि है तो क्या होगी? अब देखो, मूल्यांकन में दीर्घ संधि है और इसमें टुकड़े होते हैं मूल्य प्लस अंकन, है ना। पुनः प्लस मूल्यांकन में यहां पर पहला शब्द क्या आ रहा है? पुनः आ रहा है। इस विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। ये पंचम वर्ण है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहां आता है? घोष में आता है। ठीक है ना। तो यहां पर जब हम परिणाम बनाएंगे तो यहां पुनः जो है वो विसर्ग र बनेगा और र जाएगा मैं के ऊपर, तो ये मैं के ऊपर र लगते इस रूप में लग जाएगा और बचा हुआ जो रूप है वो यहां हमारे इस रूप में आ जाएगा और क्या बन जाएगा? ये पुनर्मूल्यांकन बन जाएगा। ठीक है ना। आज हमने हमारे इस वीडियो में नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 की चर्चा की। आप लोगों ने ध्यान से देखा कि नियम 2 क्या है, नियम 3 क्या है। एक चीज और है, कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि भाई सर हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कितने प्रश्न कहां से आएंगे, कितने प्रश्न हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर सिलेबस को डिफाइन करूंगा यहाँ पर कि लेवल फर्स्ट वालों के जो सिलेबस है वो क्या क्या है और लेवल सेकंड वालों के सिलेबस क्या क्या है ना। उस सिलेबस की कॉपी में अपने जो वीडियो आएगा उसमें ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये भी याद रहे कि सिलेबस कौन सा आ रहा है, लेवल फर्स्ट का क्या है, लेवल सेकंड का क्या है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपने पास रख लें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने दिमाग में ये सेट कर लेंगे कि मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है तो हम लोग उस रूप में तैयारी कर लेंगे। अभी मेरे द्वारा वर्ण टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, संधि चल रहा है, संधि में स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है, विसर्ग संधि के अंतर्गत हम नियम नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम अब भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि हम लोग उनको क्रमबद्ध रूप में नहीं बना सकते। ठीक है ना। और कारण क्या है कि हिंदी एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग रैंक बना सकते हैं। 30 में से 29 प्रश्न सही कर सकते हैं, 30 में 30 सही कर सकते हैं। इसमें कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि यहां जो प्रश्न आएंगे वो सीधे पूछे जाएंगे कि इनमें संधि कौन सी है, समास कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है। तो यहां पर आपको जैसे प्रश्न पूछा उत्तर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां अगर गेनिंग नहीं करते हैं, यहां नंबर नहीं बढ़ाते हैं, तो आप मानकर चले कि भाई हम लोग अदर में भले कितना बढ़ा लें लेकिन जो हमें रैंक चाहिए वो हमारे नहीं मिल पाएगी। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि हमें 120 अंक कम से कम लाने हैं और उसका एक कहने का कारण और रीजन केवल इतना होता है कि जब तक आप उस रूप में नंबर नहीं लाएंगे तो ये मानकर चलना कि हम लोग सफलता के नजदीक होते हुए भी पीछे हट जाएंगे। हमारे अगर आपको पता हो तो पहले जो भर्ती थी उसमें 70 और 30% का रेशो था। कितना था? 70 और 30% का रेशो था। 70% अगर आपको याद हो तो ये रीट का रेशो था और 30% जो है ये आपके बीए या बीकॉम या बीएससी इसका बना हुआ। ठीक है भाई, लेवल फर्स्ट वालों को तो फायदा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको तो ये है कि रीट में हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, रीट में जो अंक बनेंगे उस आधार पर हमारा चयन हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड लेवल वाले हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी ये समस्या क्लियर नहीं हुई है कि सरकार नहीं बता पा रही है कि हम क्या करेंगे इसका आगे, लेकिन पहले तक जो थी अब उसमें क्या चेंजिंग होता है क्या नहीं होता है वो पता नहीं है। लेकिन आप मानकर चले अगर यही वापस होता है तो हमें क्या करना होगा। मैं बार बार 120 अंक की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां पर 120 अंक लाएंगे तो इसका मतलब है कि रीट में, क्योंकि हमारा पूर्णांक कितने का होता है? 150 का होता है भाई, 150 का होता है। तो 150 के में से आपने कितने लाए? 120। तो इसका मतलब है कि रीट में आपके बने 80%, है ना। 80% का मतलब है अब आपको 80% का कितना निकालना है?
70, क्योंकि हमारे जितने परसेंटेज बने हैं उसका केवल 70% ही काउंट होगा, सारा काउंट नहीं होता है। तो यहां पर इसका मान के चलो 56%। 80 का 70% कितना होता है? 56%। ठीक है, अब सपोज मानो आपके बीए में 60% है। ये 60% तो मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो बहुत अच्छे से स्टडी की होगी जिन्होंने, या जो कि और अदर यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे। बाकी जो MDSU से पढ़ने वाले हैं, जो अजमेर से हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से हैं, उनके तो कई होंगे 50, 52, 55, 60 के आसपास ही, इससे नीचे ही हैं, ऊपर नहीं है। और जिनके 60 हैं उनको मैं मानता हूं कि उनके 60% अगर BA BCom BSc में है तो उनको 60 में से कितने काउंट होंगे? 30%। तो इसका मतलब 30 निकालो सर, कितना होगा 60 का? लगभग 18%। 60 का 30% कितना होता है? 18%। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहां पर लगभग बनते हैं 74%, 74। और आपको शायद याद हो तो हमारे हिंदी की जो मेरिट गई है वो भी लगभग 72, 73 के आसपास गई है। एसएस की मेरिट गई है वो भी 72, 74 के बीच रही है। यानी अगर आप 120 अंक लेकर आएंगे 60% वाले विद्यार्थी भी, तो मानकर चलना कि हम लोग सफलता के नजदीक हैं, पहुंच जाएंगे, कगार पे हैं, किनारे पर हैं, है ना। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा भी कम हुए, यहां से अगर थोड़ा भी कम हुए, यानी 115 आ गए, 110 आ गए या 105 आ गए, भूल जाना भैया, क्योंकि यहां तो हम इस वक्त ही कगार पे हैं, किनारे पर हैं। तो इससे डाउन जाते ही तो आपके यहां से परसेंटेज कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हम चेंज कर सकते नहीं है ना। ये तो हो गया जो हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको 120 के प्लस ही जाना होगा। जितना आप प्लस जाओगे आपका ये रेशो बढ़ेगा। अगर आप इससे कम परसेंट पे हैं, 55 पे हैं, 52 पे हैं, तो आप मानकर चलो कम से कम आपको यहां पर 125 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, कम से कम। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जितनी मेहनत सोच रहे हो ना, उससे कई गुना मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन फिर भी हम लोग उस रूप में तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन ये कहता है कि वह पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी इस रूप में नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों से यही कहूंगा, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, हो रहा है, आप लोग तैयारी करें। जो भी पूछना हो मुझे कमेंट में लिख के पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बारे में जानकारी दे सकूं। आप लोग इन वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो है उनका लिंक उनको सीधा मिल जाए। धन्यवाद।